And ladies and gentlemen, coming up next is one of my personal favorite speakers for the evening. Everybody, can we all put our hands together for CA Anant Ladha? Well, he's a TEDx speaker, a Joe speaker, YouTuber with over 1.5 million plus subscribers, channel invest Aaj Ka for Kal, Instagram 2 lakh plus followers. Well, that's incredible. He's also awarded as the Creator on the Rise India by YouTube India in May 2020. Everybody, can we all put our hands together for one and only CA Anant Ladha? अरे गुरुजी को ये माइक देख के एक्चुअली गुरुजी की फील आ रही है। और ना यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, मुझे पूरा विश्वास है हर एक फैमिली में एक जना होता है जो अपनी पूरी फैमिली के लिए फाइनेंशियली सारी चीजें बदल देता है। संडे को जिस समय आपके दोस्त मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आप यहाँ पे आके कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मेरी बात पे पूरा विश्वास है वो लोग कहीं आप तो नहीं, आप सभी अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियली सब कुछ चेंज करने वाले हैं। और चाहे अभी आपके जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी तो है ही, और स्पेशली ऊपर वालों के तो है। देखिए, मेरा जब सेशन लेने के स्टार्ट करता हूं ना, थोड़ा सा मैं जल्दी जाऊंगा। क्या आप मेरे साथ जल्दी जल्दी सेशन में रह पाएंगे? कंटेंट ज्यादा है। पहले मैं स्विंग ट्रेडिंग पे ले रहा था। सर, जब तक मैं टाइम पास कर रहा हूं प्लीज मेरी पीपीटी लगा दो, मैं अभी थोड़ी मस्ती कर रहा हूं। पहले मैं स्विंग ट्रेडिंग पे ले रहा था, फिर मेरे को पता चला सुभाशीष है, वो ट्रेडिंग कवर कर ही रहा है। अब मेरे को पूरा विश्वास हो गया था कि अगर सुभाशीष ट्रेडिंग कवर कर रहा है तो वो पूरा कवर कर देगा। तो मैंने अपना टॉपिक चेंज किया। सही किया ना? चलो, तो मैं आपके लिए म्यूचुअल फंड्स को कवर करने वाला हूं। बहुत जल्दी टू दी पॉइंट कवर करेंगे। सारे पॉइंटर्स मैं आपको एक साथ देने वाला हूं। मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी तेज हो सकती है, तो आप पूरा ध्यान लगा के रखिएगा, क्योंकि हम क्विकली कवर करने की कोशिश करेंगे जितनी चीजें हो सकेगी उतनी। जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, तीन चीजें हैं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, वहां पे भी काम आएगी ये सारी चीजें। और ट्रेडिंग में मार्जिन के लिए अगर कई बार आप म्यूचुअल फंड्स को यूज करोगे तो इनकम एडिशनल मिलेगी। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, पॉइंट की बात करेंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे और जल्दी जल्दी बात करेंगे। सिर्फ तीन चीजें हैं जो म्यूचुअल फंड में आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले, आपका पैसा लिक्विड फंड में पड़ा रहता है, सेविंग बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है, जहां पे 3-3.5% का रिटर्न आता है। उसकी जगह आपके पास सॉल्यूशन आता है लिक्विड फंड्स। पता है सबको? लिक्विड फंड जैसा नाम बोल रहा है वो बिल्कुल लिक्विड है। वो आपकी सेविंग बैंक अकाउंट का ऑल्टरनेटिव है। चाहे इक्विटी मार्केट में, कहीं तेज तो नहीं हो रहा ना? चलेगा ना? चलेगा ना? चलेगा, चलेगा। चलो कम ऑन। चाहे आपके इक्विटी मार्केट में ऊपर जाए नीचे जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किया है। वहां पे रफली आपको 4% के आसपास के रिटर्न्स मिलने वाले हैं। ये आपका ऑल्टरनेटिव होता है सेविंग बैंक अकाउंट का। सेकेंड ऑल्टरनेटिव आता है एफडी। एफडी आज के दिन इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होती है, और उसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास आता है डेट फंड। डेट फंड और एफडी में सिर्फ एक मेन डिफरेंस है, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है डेट फंड में। और अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं तो मार्जिन देके भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्पेशली इंट्राडे एफडी के जगह डेट फंड को यूज करते हुए। यहां पे आपको रिटर्न्स जो आपके एफडी के रहते हैं वैसे ही मिलेंगे, पर सबसे मुद्दे की बात, आपको यहां पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, जिसकी वजह से आपके आफ्टर टैक्स रिटर्न्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके होंगे किसी भी डेट फंड में। फाइनली हमारे पास प्रॉपर्टी की जगह इक्विटी म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आता है। अगर आपका कोई भी लॉन्ग टर्म गोल है, उससे आप मैप करना चाहते हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को आप मैप कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू। एसआईपी यहां पे चल रही है सबकी? अरे वाह! अगर ट्रेडिंग करने के बाद भी आप एसआईपी चल रहे हो तो आप अपने गोल्स तक जरूर पहुंच ही जाएंगे। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, सिलेक्शन की बात करते हैं, ये एकदम पर्सनलाइज्ड मेथड होता है। इन्वेस्टमेंट इज लाइक इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कभी भी कांस्टेंट रह ही नहीं सकती, वो हमेशा चेंज होती है। इसके लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है, कोविड से पहले मैं ऑस्ट्रेलिया घूमने गया था। जिस समय मैं घूमने गया था, वहां पे जाके मुझे बड़ा शॉक हुआ जब मुझे पता चला कि वहां पे लोग शादी नहीं कर रहे हैं। 50% ऐसी पॉपुलेशन थी जिनकी एज 27 से ऊपर हो चुकी है और उन्होंने शादी नहीं करी। और शादी करने के बावजूद भी 70% ऐसे लोग थे जिनकी एज 35 हो चुकी है और वो बच्चा नहीं कर रहे। रीजन पूछा तो कहा, भैया हमारे यहां पे बड़ी दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियली हमें दिक्कत आ रही है, इसलिए बिकॉज हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास फाइनेंसेस अच्छे नहीं है, हमारी फाइनेंशियल लाइफ अभी थोड़ी सी इंपैक्टेड है। इसीलिए हमने सोचा कि भैया शादी कम करें, और शादी हो भी गई तो बच्चे का हम बर्डन नहीं लगाए, क्योंकि हमारे पास कुछ काम नहीं है। घूमने के बाद मैं वापस से आता हूं इंडिया में। इंडिया में आने के बाद में एक छोटे से गांव
शहर कह सकते हो आप, कोटा से बिलोंग करता हूं, मुंबई उतरता हूं, मुंबई से एयरपोर्ट से जाता हूं मैं रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन में बाहर मुझे कुछ हिंदी बोलते हुए लोग मिलते हैं, मैं उनसे बात करना स्टार्ट करता हूं, और बात होती है ऐसी, इधर उधर की बात चल रही थी, पीछे से भाभी जी आती है, उनका, अरे भैया मेरी भाभी थी यार, कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम सेंटी हो रहे हो। पीछे से भाभी जी आती है, हमारी थोड़ी और बात होती है, पता चलता है कि उस 7 महीने के करीब 15-20 हजार कुछ कमा रही है, बड़ी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। उसके बाद आता है उनका पहला सुपुत्र, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करते करते 4 बच्चे मेरे सामने आ गए। मैंने वही सवाल पूछा जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में पूछा था कि भैया तुम क्यों शादी नहीं कर रहे? उन्होंने कहा भैया कुछ काम नहीं, और यहाँ पे मुझे वही जवाब मिला, सवाल था सेम कि भैया तुम क्यों इतने बच्चे कर रहे हो? वो कह रहे भैया कुछ काम नहीं है, क्या करें? सोचा हमारा पोर्टफोलियो ही डाइवर्सिफाई हो जाएगा, एक ना एक तो चल ही लेगा। तो जिस तरीके से ये हुआ ना, ये इकोनॉमिक्स है, बिकॉज लोग इन्वॉल्व हैं। इन्वेस्टमेंट भी इकोनॉमिक्स है, जो उसमें प्रोसेस में जो आपको देने वाला हूं वो आपके लिए अलग हो सकता है। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू जो मैंने पर्सनल अपने लिए प्रोसेस बनाया है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। डेट फंड्स का मैं प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूं सबसे पहले, फिर हम आ जाएंगे आपके चहीते इक्विटी फंड्स में। सबसे पहला, जब हम डेट में इन्वेस्ट करने का प्लान करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए सेफ्टी। यूजुअली क्या होता है, जब हम इक्विटी, ट्रेडिंग, एल्गोस, किसी की भी बात करते हैं, हम बात करते हैं भैया हमें रिटर्न कितना मिलेगा, मोटा मोटी रिटर्न बताओ, कितना टका, 2% महीने का या 3% या 10% मिल जाए तो सोने पे सुहागा। यहां पे जब आप डेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, कभी भी आपको रिटर्न के पीछे जाना ही नहीं है, आपको हमेशा जाना है सबसे पहले सेफ्टी के पीछे। क्योंकि डेट में ना रिटर्न ऑन कैपिटल से ज्यादा रिटर्न ऑफ कैपिटल, कि भैया जो पैसा लगाया है वो वापस मिलना चाहिए, और अगर बाय चांस डेट में रिस्क आती है तो आपके पूरे के पूरे पैसे पे रिस्क आ सकती है। इसीलिए सबसे पहले, बिफोर टॉकिंग अबाउट रिटर्न्स, यू हैव टू टॉक अबाउट सेफ्टी इन डेट फंड्स। जब हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं, डेट में कभी भी रिटर्न्स और रिस्क प्रोपोर्शनल नहीं होती है, तो हमेशा सबसे पहले सेफ्टी की कोशिश करिए। सेकंड पॉइंट आता है डेट में, अगर आपको एक सीक्रेट इंडिकेटर देता हूं, अगर डेट में आपको अपनी सेफ्टी इंश्योर करनी है, जो भी डेट फंड में आपका मेजर एक्सपोजर है, वो 10 कौन सी पार्टी को पैसा दे रखा है उनको नोट करिए, और देखिए कि क्या उन पार्टी में बाय एनी चांस इक्विटी मार्केट में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है क्या। DHFL डेट में दिक्कत बाद में आई थी, इक्विटी मार्केट में पहले आई। ILFS डेट में दिक्कत बाद में आई थी, इक्विटी मार्केट में पहले आई थी, क्योंकि इक्विटी मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। अगर किसी स्टॉक में डेट में दिक्कत बाद में आएगी, इक्विटी में दिक्कत चल रही है, तो वैसे डेट फंड को आपको अवॉइड करना है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये एक सीक्रेट पॉइंट है। और इसमें कई बार कहते हैं कि हमने डेट में इन्वेस्ट करने से पहले क्रेडिट रेटिंग चेक कर ली। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द क्रेडिट रेटिंग्स, अगर 3 महीने में DHFL की रेटिंग AAA से D जा सकती है, तो भाई मुझे बहुत लिमिटेड विश्वास है क्रेडिट रेटिंग पे पर्सनली, इसलिए हम ये स्टॉक मार्केट वाली ट्रिक को यूज करते हैं। सेकंड होता है लिक्विडिटी। कई बार क्या होता है, हम FMPs में इन्वेस्ट कर देते हैं। FMPs की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप 3 साल के लिए बन चुके हैं या 1100-1200 दिन के लिए बन चुके हैं। अगर आपके फंड मैनेजर को लग रहा है कि इस पार्टी में शायद कुछ दिक्कत हो सकती है, उस भी बिकॉज उसने 3 साल के लिए पैसा दिया है, कई बार वो चेंज नहीं कर पाता, उसके पास तो पैसा पड़ा है। FMPs को अवॉइड करना होता है। जितना ज्यादा AUM आपके डेट फंड का, उतना आपके लिए बेटर है। जितना कम AUM, इक्विटी में शायद वो बेटर हो सकता है, पर डेट में आपको लिक्विडिटी मिलती है। और थर्ड पॉइंट है सीक्रेट पॉइंट, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। कितने भी प्रोसेसेस देख लीजिएगा, ये थर्ड पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपने अपने डेट फंड में इन्वेस्ट किया है, मंथ ऑन मंथ ट्रैक करो कि उसका AUM कितना है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। UTI क्रेडिट रिस्क में दिक्कत आई थी, उसका AUM 6 महीने में आधा रह गया था, बाद में उसकी दिक्कत एक्चुअली मार्केट में एक्सपोज हुई थी। अगर हमें दिख रहा है कि बिग पार्टी, ऐसी पार्टी जो स्मार्ट पार्टी है, वो किसी भी डेट फंड से निकल रही है, तो हमें भी उस डेट फंड से निकल लेना है। हमें कोई स्मार्ट प्लेयर से जाके लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो स्मार्ट प्लेयर के साथ एग्जिट लेने के बहुत आराम से रेडी है। थर्ड आता है हमारे सामने रिटर्न्स। सबसे पहले सेफ्टी, फिर लिक्विडिटी, और थर्ड जाके हम रिटर्न्स की बात करेंगे। रिटर्न्स लास्ट में मैं डिस्कस कर रहा हूं। रिटर्न्स के लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। सबसे पहले आपके लिए आता है YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी। किस रेट पे आपने आगे पैसा दिया है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एवरेज ड्यूरेशन कितने दिन के लिए दिया है। जितना आपका टाइम होराइजन है, उसी से ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट मिलता हुआ आपका ड्यूरेशन होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रखना है। कई बार उससे ज्यादा में हमें रिटर्न ज्यादा दिखते हैं, पर कई बार आपके सामने मार्केट रिस्क आ जाएगी। फाइनली मॉडिफाइड ड्यूरेशन। हम कहते हैं ना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो हमारे डेट फंड के रिटर्न्स कम होंगे। पता है ये कंसेप्ट?
इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डेट फंड के रिटर्न्स कम होंगे, जिस रेट से कम होते हैं वो होता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। कई बार कुछ ऐसे डेट फंड्स होते हैं जहां पे आपको रिटर्न्स बहुत ज्यादा 15-20% तक भी मिल जाएंगे, बिकॉज उसका ड्यूरेशन ज्यादा था। हमेशा जो आपकी एवरेज मेच्योरिटी है उसी के आसपास का ड्यूरेशन और जो आपका एक्चुअल टाइम होराइजन है, तीनों मैच कर लीजिएगा, वरना आपको रिटर्न्स में दिक्कत आ सकती है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन को एक एग्जांपल से समझाऊं। सपोज करते हैं आपने मुझे पैसा दे दिया है 7% पे 5 साल के लिए, आज के दिन 7%, 5 इयर्स के लिए आपने मुझे अपना पैसा दे दिया है। 1 साल बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ के हो जाती है 8%। अब जो आपने मुझे 7% का लोन दिया है उसकी वैल्यू कम होगी, ज्यादा होगी? कम हो जाएगी, बिकॉज वो इंटरेस्ट रेट कम है। तो आप अगर उसको मार्केट में बेचने जाओगे तो आपको कम वैल्यू मिलेगा, 1% का आपको रफली डिफरेंस आ जाएगा। यही होता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन, हमेशा कंट्रोल में रखो। इक्विटी के सिलेक्शन की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले इक्विटी के सिलेक्शन को आज हम रहने देंगे क्योंकि हम ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पर इक्विटी के रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके कारण से हम कई बार पैसा नहीं कमा पाते। उन पॉइंट्स को समझ लेते हैं। आप अगर इन पॉइंट्स को समझ लिए तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप कभी भी परेशान होकर नहीं जाओगे। 2 दिन की कीमत, इसके लिए मैंने क्या किया, आपके सामने एक डेटा रखा है। 1 लाख रुपए अगर हमने 1 जनवरी 2003 को इन्वेस्ट किए होते, उसकी वैल्यू हम देख रहे हैं 31 जनवरी 2020 को कितनी होती। 2020 के बाद का डेटा मैंने हटा दिया है क्योंकि उसके बाद मार्केट एक बार क्रैश हो गया, फिर वापस से डबल हो गया और बहुत ड्रामा हो गया। हम उस डेटा को एक बार हटा देते हैं। 2003 से पहले टेक बर्स्ट था, वो सब डेटा हटा दिया। हमारे पास 17 साल का डेटा हमने प्रॉपर्ली एनालाइज करने की कोशिश करी है। सिर्फ 2 दिन की कीमत मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप सिर्फ 2 दिन की कीमत समझ गए तो आप म्यूचुअल फंड से पैसा कमा के चले जाएंगे। 17 साल है, रफली 6000 से ऊपर दिन हो गए। अगर हम वर्किंग डेज की बात करें तो 200 into 17, 3800 दिन थे जहां पे आप इन्वेस्टेड रहे थे। इन 3800 में से कुछ अच्छे दिन होंगे जहां पे आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बड़ी होगी, कुछ बुरे दिन जहां पे आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू कम हुई होगी। मैं कहता हूं आपके जितने भी 3800 दिन थे उनमें से सिर्फ 2 सबसे अच्छे दिन को हटा दो। सिर्फ 2 सबसे अच्छे दिन को हटा दिया तो आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न, अगर हम सारे दिन में इन्वेस्टेड थे, 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड, सेंसेक्स में आपकी वैल्यू हो जाती है 12 लाख के आसपास। कुछ मैंने फंड्स लिख रखे हैं जिसमें 8 लाख से लेकर 22 लाख के बीच की है। ये मल्टी कैप फंड्स मैंने लिए हैं जो इतने टाइम होराइजन से थे मार्केट में। सिर्फ 2 अच्छे दिन और 250% से आपके रिटर्न्स कम हो जाते हैं। सेंसेक्स में 12 लाख के 9,44,000 रह जाते हैं। बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, 29 लाख से 24 लाख रह जाते हैं। सिर्फ अगर आप 2 दिन मार्केट में नहीं थे। 5 सबसे अच्छे दिन, आपने सोचा चलो 5 दिन हम घूमने चलते हैं, जो 5 सबसे अच्छे दिन थे उस समय आप मार्केट से बाहर थे, आपके 12 लाख की जगह सिर्फ 7,60,000 रुपीस आपकी फंड्स की वैल्यू रहती है। म्यूचुअल फंड्स में बात करें तो 2,90,000 जो बिरला में हो सकते थे वो आपकी 29 लाख जो हो सकते थे वो 20 लाख रह जाते हैं। इतनी बड़ी वैल्यू आपको डिफरेंस में आ जाती है। अगर 10 दिन, सिर्फ 10 सबसे अच्छे दिन, 3800 डेज में से सिर्फ 10 सबसे अच्छे दिन अगर आप मार्केट से बाहर थे, आपकी फंड की वैल्यू रफली आधी रह जाती है। मतलब ये हुआ, मार्केट में सारे दिन इंपॉर्टेंट है ही नहीं, कुछ अच्छे दिन इंपॉर्टेंट है। और ये आपके लिए ट्रेडिंग में भी अप्लाई होता है। क्रीज पे खड़े होने के भी रन मिलते हैं। लाइफ में क्रीज में अगर आप खड़े हो उसके भी आपको कुछ ना कुछ रन मिलते हैं। ये वही अच्छे दिन है जिस समय आप मार्केट में हो, तो आप चाहे ट्रेडिंग हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, वहां पे कुछ ना कुछ कमाल कर जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट हमेशा आता है कि यार इक्विटी में जीरो रिस्क कैसे हो, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स के साथ। आपके जैसे हम जैसे एक बार डिस्कशन कर रहे थे तो हमें बोला कि अगर हमने 1979 से सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया और एक साल में रीडिंग करते गए, 79 में इन्वेस्ट किया, 80 में रीडिंग किया, 80 में इन्वेस्ट किया, 81 में रीडिंग किया, ऐसे करते करते हम सारे साल इन्वेस्ट कर रहे हैं। टोटल हमारे पास 43 इयर्स आए, उसमें से 14 बार आपको लॉस होगा 1 साल के इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स वाइज, और बाकी सारे टाइम आपको प्रॉफिट होगा। 33% प्रोबेबिलिटी है कि आप लॉस में उठ रहे हो, करेक्ट? अगर किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में 33% प्रोबेबिलिटी है कि आप लॉस में जाओगे, स्पेशली जब आप उससे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को मैप कर रहे हो, तो आपको वो नहीं यूज करना चाहिए। हम इसको बढ़ाते हैं और 3 साल के रोलिंग पीरियड पे ले जाते हैं। 79 में इन्वेस्ट किया, 82 रीडिंग, 80 में इन्वेस्ट किया, 83 रीडिंग, 81 में इन्वेस्ट किया, 84 में रीडिंग। 7 बार ऐसा होगा जहां पे आपको लॉस होगा, बाकी सारी बार प्रॉफिट। और क्योंकि 1 से 3 में आने में प्रॉफिट हुआ, 5 में भी देख ही लेते हैं क्या होगा।
सिर्फ 3 ऑब्जर्वेशंस में आपके पास लॉस होगा। ये मैं सेंसेक्स का एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे मैंने म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं करी, सीधा सेंसेक्स की बात कर रहे हैं हम। और अगर आप इसे 10, 12, 15 साल किसी भी टेन्योर पे ले जाओगे तो आपका लिटरली पास में सारे आपके पास डेटा अवेलेबल है, जीरो टाइम ऐसा आता है जहां पे आपके रिटर्न्स नेगेटिव में है। इक्विटी मतलब कि शॉर्ट टर्म में आपके लिए रिस्की है और लॉन्ग टर्म में डेट आपके लिए रिस्की है, क्योंकि डेट आपके पैसे को इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाता है। करेक्शन इज टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट, आई एम वेरी श्योर ये सभी आपने देखा होगा। पर जिस समय हमारे सामने करेक्शन आता है हमें लगता है दिस टाइम इट्स डिफरेंट। इस बार तो कोविड आया है, हर एक करेक्शन का रीजन कोई डिफरेंट ही होगा। सेम कारण के लिए मार्केट कभी भी 2 बार नहीं टूटता है, चाहे इसको आप ट्रेडिंग में अप्लाई कर लो। अभी फॉर एग्जांपल फेड की न्यूज वगैरह आने वाली है जिसके लिए सब लोग बहुत स्कैर्ड है, बट एक कारण के लिए मार्केट 2 बार नहीं टूटता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सेम है, हर बार कुछ ना कुछ अलग था। 2008 में सब प्राइम क्राइसिस, मतलब बैंकों की बैंकें उठ रही है, अब क्या चलेगी इकोनॉमी, छोड़ दो सब कुछ। पर मार्केट में क्रैश आया, पर करेक्शन वॉज शार्प, बट रिकवरी वॉज शार्पर। सिंपल है, बट छोटे छोटे पॉइंट से जो आपको काम आएंगे। बोलना बहुत आसान है कि भाई करेक्शन में करना। अभी मार्केट जब 15,200 पे डिप मारा था, कितने लोगों ने टॉप अप किया या इन्वेस्टमेंट करने का प्लान भी किया। आई एम वेरी श्योर यहां से कोई होगा, करा एक सर मिले बस अभी तक। तो क्या होता है जब सामने करेक्शन आता है, हमें लगता है कि यार इस बार तो तबाही मचने वाली है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है जैसे मार्केट को पता नहीं था। ठीक है, रीसेंसी बायस, रिसेंटली अगर हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं तो हमें लगता है कि बस यही कंटिन्यू चलता रहेगा मार्केट में, जबकि रीसेंट के बेसिस पे हमेशा कभी भी डिसीजन लिया हुआ आपको बैकफायर कर जाता है। लास्ट 1 साल में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट्स करने आए, म्यूचुअल फंड्स आए क्योंकि रिटर्न्स बहुत अच्छे थे, व्हिच इज वेरी रॉन्ग। आई एम वेरी श्योर आप सभी इस चीज से कनेक्ट कर पा रहे हैं। हम कहते हैं एवरेज में सेंसेक्स हमें 12 से 15% का रिटर्न देता है, बट रियलिटी इज कोई सा भी ऐसा साल रेयरली जाता है मार्केट में जहां पे आपको 12 से 15% रिटर्न मिलते हैं। सारा चार्ट आपके सामने प्रेजेंट है। या आपको सीधा मिलता है 50%, 60% का रिटर्न, या आपको मिलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स। एवरेज में उसके रिटर्न 12 से 14% के जो हम बात करते हैं, 15% के जो हम बात करते हैं, वो बैठ पाते हैं। एक भी साल आप कंटिन्यू देख लीजिए, किसी भी साल में अगर आपको दिख रहा है एग्जैक्ट 12% का रिटर्न, तो मुझे बताइए, नहीं मिलेगा। और अगर आप मार्केट में और ट्रेडिंग में दोनों में से कुछ भी करने आए हो ना, ड्रॉडाउन इज कंपलसरी। पिछले 20 साल के ऊपर का डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। सिर्फ 3 साल ऐसे हैं जहां पे 10% या उससे थोड़ा सा कम का करेक्शन आया, वरना हर एक साल मार्केट में करेक्शन आया है। 60% से ऊपर का करेक्शन भी हमें 2-3 बार दिख जाएगा। 40-30% के ऊपर का करेक्शन हमें 5-6 बार दिख जाएगा। एवरी ईयर इट इज इनएविटेबल कि करेक्शन तो आएगा, पर क्या उस करेक्शन के बाद आप मार्केट में रुके हो, मार्केट में भाग ले रहे हो या मार्केट से भाग रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आप प्रॉफिट कमा के जाओगे या प्रॉफिट दे के अपने कैपिटल को लूज करके जाओगे। फाइनल एक पॉइंट से मैं कंप्लीट अपने डिस्कशन को समाप्त करूंगा। चाहे ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका खुद का अपने कन्विक्शन के ऊपर कन्विक्शन। आपने वो कितना अपने भरोसा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा टास्क है, आई नो हम लोग एक बड़ा परिवार है जो यहाँ पे बैठा है, जो पुष्कर सर ने बुलाया है, बहुत बड़ा परिवार है, पर फिर भी एक छोटा सा हम टास्क करते हैं। विदिन 2 मिनट्स वो टास्क हो जाएगा। आपके पास एक एक्टिविटी है, 30 सेकेंड्स है आपके पास। 30 सेकेंड्स में आप कितनी बार क्लैप कर सकते हैं, वो आपको अपने लिए टारगेट सेट करना है। अगर आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंचे तो यहीं पे हम लोग हैं, आप लोग हैं, हम लोग एक पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे जो टारगेट पे नहीं पहुंचेगा। और मैं मान के चलता हूं ये स्टॉक मार्केट वाले लोग हैं, सारे सच्चाई बोलते हैं। चलो सच्चाई के लिए काम करते हैं, अपने पड़ोसी को बता भी दो अपना क्या टारगेट है। 30 सेकंड्स में क्लैप करना है। अगर आपने अपने टारगेट को सरपास कर दिया, कुछ नहीं होगा। अगर टारगेट तक नहीं पहुंच पाए तो आपको एक पेनल्टी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। बता दिया? कोई कुछ बोलना चाहेगा? क्या है टारगेट किसी का? कोई 50, 70, 50, 7, 50, 10 के नीचे भी कोई है? 10 के नीचे भी कोई है? चलो टारगेट हमने सेट कर लिया। चलो अब हम एक्चुअली 30 सेकंड्स लेंगे और क्लैप करेंगे। और क्लैप करेंगे पुष्कर सर के लिए, जिन्होंने ये बहुत ही शानदार सा इवेंट हमारे लिए रखा है। और हमें बस इतना कोशिश करना, अपने टारगेट को भूल जाओ। जो भी अपना टारगेट था उसको साइड में रखो। आपको सिर्फ क्लैप करना है मैक्सिमम टाइम्स, और जिसकी सबसे ज्यादा क्लैपिंग होगी उसको हम स्टेज पे बुला के उनके लिए क्लैप हम करवाएंगे। ठीक है? सबसे ज्यादा जो क्लैप करेगा उनके लिए गिफ्ट रहेगा। 30 सेकंड्स का टाइम है जो मैं यहां पे लगा दूंगा। नहीं सर, पुष्कर सर के साथ फोटो मिल जाएगी, इससे बड़ा गिफ्ट कुछ हो सकता है क्या सर? और सुभाष सर को स्पेशली बुला लेंगे स्टेज पे उस फोटो के लिए। अब मैक्सिमम क्लैप्स होनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सकती है। मैं स्टार्ट करने वाला हूं 3, 2, 1 में टाइमर। 3, 2, 1 लेट्स गो।
हमारा सारा काम हो गया। चलो चलो, सबसे पहले कोई ऐसा है जो अपने टारगेट तक नहीं पहुंचा है? कम ऑन, कोई टारगेट तक नहीं पहुंचा तो पनिशमेंट। एक सर है जो नहीं पहुंचे, इसके अलावा सब टारगेट को सबसे ज्यादा क्लैपिंग बताओ। चलो रुक जाओ, 180 से ऊपर वाले। पुष्कर सर ने कहा जो बोलेगा उसको ऊपर आके एक बार वापस से लाइव डेमो देना पड़ेगा। कुछ लोग लगता है प्रैक्टिस करके आए थे घर से क्लैप कैसे करनी है। 183 वाले कौन है? 200 को कोई बीट करेगा? 200 तो ये आ गए पहले। सर आप खड़े हो जाओ। 200 वाले हैं हमारे पास। मैम आपके कितने हैं? अरे मैडम बोल रही है रुक जाओ मेरे साथियों, मैडम कुछ बोल रही है। मैडम की बात सुनते पहले। हाँ मैडम बताओ। 200 से ऊपर तो मैडम आप भी आ जाओ। सर आप भी आ जाओ। और कोई 200 के आसपास? एक और जना और आ जाओ। सर आप आ जाओ। बस अब आप तीनों आ जाओ। अब ना एक काम करते हैं, 1 मिनट आप अपना रिवाइंड कर लो। जो ये टास्क हुआ था ना उसको रिवाइंड कर लो। सर आप तीनों प्लीज स्टेज पे आ सकते हो। अब आपको आपके स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी सीख देने वाला हूं, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी सीख देने वाला हूं मैं। जब हमारे टारगेट सेट करने की बात होती है, हमने क्या टारगेट सेट किया? एक कह रहा है कि मैं 2 क्लैप कर लूंगा सर, कम से कम पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी। दूसरा कह रहा है 10 कर लूंगा। तीसरा डरते डरते 50 बोला, मुंह नीचे करके छुपा के। सबने 100 के ऊपर करिए। लाइफ में अगर आप अंडर एस्टिमेट करते हो तो सबसे ज्यादा खुद को करते हो। ये तो छोटा सा टास्क था। चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे लाइफ हो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद करिए। अपने कन्विक्शन पे कन्विक्शन रखिए। सक्सेसफुल आप सभी होंगे। फाइनेंशियली आप सभी हो जो अपनी। हाँ सर बताइए प्लीज। आपने भी करी है? अरे नहीं सर अभी 3 हो गए। आ जाओ सर। पुष्कर सर एक फोटो इनके साथ बनती है, इनके लिए गिफ्ट। शुभशीष सर सब लोग आ जाइए प्लीज। एक फोटो लेते हैं और ये वाला सेशन क्लोज हो गया। एक बार ताली अब इनके लिए भी बजा दीजिए सर। कम ऑन गाइस, आ जाओ सर प्लीज। आ जाओ सर प्लीज। सर आ जाओ जल्दी। सर नेक्स्ट सर सेशन शुभशीष सर का ही है सर, जल्दी आ जाओ। शुभशीष सर आई लव यू। शुभशीष सर आई ऑल्सो लव यू। शुभशीष सर अरे नहीं सर ऐसे नहीं भैया, बूढ़ा मत बना हमें यार, अभी तो मैं जवान हूं। Quickly, we don't have time. We have a lot of stuff जो आपकी लाइन अप है। पुष्कर प्लीज जल्दी आ जाओ। एक फोटो लेते हैं जल्दी से। अभिषेक वगैरह आ जाओ ना, जल्दी आ जाओ यार जल्दी। We have, I think मेरे सेशन के आखिरी 1 मिनट बचा है। जल्दी आ जाओ सर। जल्दी एक फोटो लेते हैं, जल्दी से फोटो लेते हैं सर और नेक्स्ट सेशन को शुरुआत करते हैं। सर विनर्स 3 बीच में आ जाइए प्लीज। पुष्कर आप आ जाओ। जब तक ये विनर्स यहाँ पे है क्लैपिंग तो चली सकती है सर। Thank you so very much. That was my time and this was. Thank you sir for all the love. Means a lot. I will see you very soon.